हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो आई थिंक आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो सीरीज में हम टोटल बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कभी आपने सुने नहीं होंगे। और ये जो पढ़ने का ढंग होगा हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ में भी बड़े अच्छे से आएगा। और आपकी जो प्रैक्टिस होंगी ना, वो सबसे अच्छी होंगी। तो बिलीव कीजिए आप मेरे ऊपर, मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स बड़ी आराम से, बड़ी प्यार से, बड़ी मजे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। और बात आती है, पहले भरोसे जीतना पड़ता है क्योंकि कोई भी इंसान जल्दी भरोसा करता नहीं है। भरोसा जीतने वाली बात के लिए एक मैं फैक्ट बता दूंगा आपको कि मैं 12th का टॉपर रहा हूँ। और मुझे इकोनॉमिक्स में 12th में 94 मार्क्स है, 100 आउट। ठीक है। तो आप भी मेरे जितने मार्क्स ले सकते हो सकता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ो तो शायद मेरे से ज्यादा भी मार्क्स ले सकते हो। तो चलिए, ये बात हो गई थोड़े सी आपके साथ हमारी। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी। क्योंकि अगर मुझे आपको 12th का इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाना है तो हम आपसे बात तो करते रहेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया थोड़ा सा। अभी चालू करते हैं टॉपिक के बारे में। सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सर, सूक्ष्म को क्या व्यष्टि भी कहा जाता है? तो हाँ बेटा, सूक्ष्म जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है ना, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सर, इंग्लिश में भी बताएंगे क्या? हाँ बेटा, मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग ये है। जी हाँ बेटा, ये है। तो सबसे पहले आज हम इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र को खत्म करेंगे। मतलब पूरा ही आज चालू भी करेंगे और आज ही इसको क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। मतलब इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सर, क्या क्या पढ़ेंगे? तो बेटा, इसका पहले तो हम प्रस्तावना पढ़ लेंगे कि ये क्या होता है। दूसरी चीज, हम इसके परिभाषाओं के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या इसकी परिभाषाएं हैं, वो भी हम समझ लेंगे। फिर हम इसके क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम इसके किसके बारे में बात करेंगे? विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ही पूरा वीडियो हो जाएगा ना, इस वीडियो के लास्ट में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी समरी नोट्स भी दूंगा। क्या दूंगा? समरी नोट्स। कि आपको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको दूंगा, एक पीडीएफ फाइल में भी दूंगा। इसको पूरा, ये जो वीडियो क्लास है या जितना भी पढ़ाया गया, जितनी भी बातें बताई गई है, इसको याद कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो ये होगी हमारी बातें जो आज हम आपको इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, और हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। तो आपके पास, जैसे आप बोर्ड को देख पा रहे होंगे, स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, आपके पास दो पार्ट्स है। ये है बुक जहां से हम आपको पढ़ाएंगे, और यहाँ पर हम कुछ चीजें लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो आपको याद रखनी चाहिए। और कोई समझाने के लिए हम उसका यूज करेंगे। सो अभी मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, एक रेड कर देते हैं इधर लिखने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं परिचय की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? परिचय की। तो जो अर्थशास्त्र है ना, उसको आर्थिक अध्ययन या विश्लेषण के दृष्टि से हमने इसको दो पद्धतियों में बांटा है। मतलब सर, कि जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसको पढ़ने के लिए हमने दो तरीके बनाए हैं। एक बनाया है सूक्ष्म विश्लेषण, और एक क्या बनाया है? स्थूल विश्लेषण। मतलब जब हम छोटी बातों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विश्लेषण। और जब हम बड़ी बातों का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? स्थूल विश्लेषण। थोड़ा और समझाइए बोलोगे आप थोड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अर्थव्यवस्था की छोटी बातों का अध्ययन करते हैं, छोटी चीज का, एक व्यक्ति का, एक परिवार का या एक उद्योग का, तो उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सूक्ष्म विश्लेषण कहा जाता है। लेकिन जब मैं पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अगर बात करूं, और वहां पर मैं उसका अध्ययन करूं, देश की पूरी अर्थव्यवस्था की, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थूल विश्लेषण कहा जाता है। सर, ये स्थूल और सूक्ष्म, ये जो दो वर्ड है वो किसने बनाए हैं? तो इनको बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रैंगर फ्रिश को। किसको दिया जाता है? रैंगर फ्रिश को। ये कौन थे? तो ये ओस्लो विद्यालय जो था, जो नॉर्वे का था, वहां के प्रोफेसर थे। ये कौन थे? वहां के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1933 में हमें दो शब्दों के बारे में बताया। सर, क्या इंपॉर्टेंट है ये? तो हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो साल है 1933। क्या है? 1933। और यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रख लो आप। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? ओस्लो विश्वविद्यालय। क्या नाम है? ओस्लो विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? ओस्लो। सर, कहाँ की है? तो ये नॉर्वे की है। और प्रोफेसर का नाम क्या है? तो रैगनर फ्रिश। क्या नाम है? रैगनर फ्रिश।
इन्होंने सबसे पहले दो वर्ड के बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने? सूक्ष्म के बारे में बताया और किसके बारे में बताए? स्थूल के बारे में बताया। कुछ कुछ बच्चों के बुक में ये व्यष्टि के नाम से लिखा रहेगा। किस नाम से रखा रहेगा? व्यष्टि के नाम से। और जो समष्टि होगा ना, वो समग्र के नाम से लिखा रहता है। किसके नाम से? समग्र या समष्टि के नाम से लिखा रहता है। तो बाकी जो बच्चे हैं जिनके बुक में थोड़ा अलग लिखा है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये बताने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? एंगल फिश को दिया जाता है। अगर हम बात करें, ये जो सूक्ष्म है, ये जो सूक्ष्म शब्द है वो कहाँ से आया? तो जो सूक्ष्म शब्द है वो इंग्लिश भाषा के माइक्रो इस वर्ड से आया है। किसे आया है? माइक्रो से आया है। सर आप बोलोगे सर ये जो माइक्रो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? तो ये जो माइक्रो वर्ड आया है ना, वो हमारी जो ग्रीक भाषा थी उससे आया है। वो ग्रीक वर्ड क्या था आपका? माइक्रोस था। क्या था? माइक्रोस था। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है, किस पर ध्यान देंगे? स्पेलिंग पर। आप बोलोगे सर एक ग्रीक भाषा से ही क्यों आते हैं? तो बेटा जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पर जितनी भी वर्ड्स है नॉर्मली जो होते हैं ना, वो ग्रीक भाषा से या इंग्लिश या लैटिन भाषा से आते हैं। किससे आते हैं? ग्रीक, इंग्लिश भाषा के जो शब्द है वो ग्रीक, लैटिन, इन भाषाओं से बनकर ही क्या बनी है? हमारी इंग्लिश। इसलिए जो है ये जो माइक्रो वर्ड है वो माइक्रोस से आया है। जो कहा कौन सी भाषा का शब्द है? हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। यहाँ लिखा ही है। सूक्ष्म शब्द का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो क्या होता है? माइक्रो होता है। क्या होता है? माइक्रो होता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द किससे हुई है? माइक्रोस से हुई है। माइक्रोस से हुई है जिसका अर्थ होता है लघु या छोटा। क्या होता है इसका अर्थ? लघु या छोटा। मतलब जब कोई चीज छोटी होती है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम सूक्ष्म वर्ड यूज करते हैं। जबकि हम जब दूसरे शब्द की बात करते हैं, दूसरा शब्द कौन सा? स्थूल। तो बेटा ये जो दूसरा जो शब्द है स्थूल, ये भी हमारा, इसका इंग्लिश जो अंग्रेजी पर्याय शब्द होता है वो होता है मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो। सर यहाँ आई आता है और यहाँ ए आता है, यही चेंज होता है ना? तो हाँ बेटा, बस यही चेंज होता है। दूसरी चीज, सर ये कौन से ग्रीक शब्द से बना है? तो ये जो ग्रीक शब्द से बना है वो बना है मैक्रोस से। किससे बना है? मैक्रोस से। सर क्या यहाँ पर भी वही चेंज है? जो हाँ बेटा जी, यहाँ पर आय है और यहाँ क्या है? ए है। और इसका मतलब क्या होता है सर? सर अगर सूक्ष्म का मतलब लघु होता है, छोटा होता है, तो क्या इस मैक्रोस का मतलब, क्या इस मैक्रोस का नाम मतलब विशाल और विस्तृत होगा या विशाल या बड़ा होगा? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा होता है। आप तो बड़े होशियार बच्चे हो बेटा, आप चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। स्थूल जो शब्द है वो अंग्रेजी पर्यायी मैक्रोस से होता है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई वो ग्रीक शब्द किससे हुई है? मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशाल या विस्तृत होता है। तो सर हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है और स्थूल का मतलब बड़ा होता है, जो इस मैक्रोस से और इस मैक्रोस से बना है। इस माइक्रो और मैक्रोस वर्ड से बना है जो ग्रीक शब्द से बने हैं। इतनी बातें तो हमारी समझ में आ गई। और ये जिन्होंने बताया था उनका नाम क्या है? रैंगर फ्रिस था। और कब बताई थी? 1933 में। तो बेटा आपके एग्जाम में इतनी जो मैंने आपको अभी तक बातें बताया, इसमें से कम एक मार्क के लिए एक एमसीक्यू आने के चांसेस तो है ही है। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इनमें से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है एटलीस्ट आपको कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा? एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। आगे क्या लिखा है हमारे पास? बोलता है अर्थशास्त्र के एक छोटे से घटक का या अंग का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने की पद्धति को सूक्ष्म विश्लेषण कहा जाता है। जब हम अर्थशास्त्र में एक छोटे से घटक का अध्ययन करते हैं, छोटे से घटक का मतलब किसी एक छोटे सी चीज का, और बाद में हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेन वर्ड जो है कि हम यहाँ अर्थव्यवस्था के एक छोटे से घटक का अध्ययन करके क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सूक्ष्म विश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विश्लेषण। तो सर स्थूल विश्लेषण क्या होता है? तो जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें और क्या निकाले? निष्कर्ष निकाले, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थूल विश्लेषण। सर बात तो हमारी समझ में आ गई। जी हाँ बेटा, आपको तो समझना ही पड़ेगा। हमने क्या बोले? सर सूक्ष्म विश्लेषण में क्या होता है कि एक घटक का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। किसका? एक घटक का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विश्लेषण। और सर स्थूल यानी क्या होता है? तो सर स्थूल में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं? जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थूल विश्लेषण कहा जाता है।
तो यहाँ से आपको ये भी बात समझ में आ गई होंगी बेटा जी कि स्थूल अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं सूक्ष्म विश्लेषण और स्थूल विश्लेषण वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन वाला। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं। सर इसका एग्जाम्पल भी तो बताऊंगी बोलूंगी आप, क्योंकि आपने तो हमें समझा दी कि क्या होता है, थोड़ा एग्जाम्पल से भी बात करें। तो बेटा एक एग्जाम्पल है आपके पास कि जैसे मान के चलिए पूरा एक जंगल है, जंगल मतलब वन है, और इस जंगल के अगर मैं किसी पेड़ का अध्ययन करूं, सर जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, अगर हम ऐसा पेड़ बनाते हैं, ऐसे पेड़ बनाते हैं जंगलों में, सर तो जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो हाँ बेटा जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसा हमारा जंगल है, ये पेड़ है। तो जब हम जंगल के किसी एक पेड़ का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बोलो आप, सूक्ष्म विश्लेषण कहा जाएगा सर। और जब मैं संपूर्ण जंगल का मतलब जंगल के हर एक पेड़ का अध्ययन करूं तो क्या कहलाएगा वो आपका स्थूल विश्लेषण कहलाएगा। तो वही बात याद रखिए बेटा, जब जंगल के किसी एक पेड़ का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म विश्लेषण कहेंगे। लेकिन संपूर्ण जंगल का अध्ययन जब हम करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, स्थूल विश्लेषण कहा जाएगा। मतलब सर बात तो हमारी समझ में आ गई कि जब जंगल के एक पेड़ का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सूक्ष्म विश्लेषण होता है। लेकिन जब हम संपूर्ण जंगल का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्थूल विश्लेषण होता है। क्लियर है। सो सर क्या ये सूक्ष्म विश्लेषण और स्थूल विश्लेषण से ही क्या हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र बना है। तो हाँ बिल्कुल आप करेक्ट जा रहे हो। इन दोनों ही संज्ञाओं से जो हमने अभी पढ़े, क्या क्या पढ़े सर हमने, जो हमने सूक्ष्म विश्लेषण पढ़े और जो हमने क्या पढ़े, स्थूल विश्लेषण पढ़े। क्या पढ़े, एक सूक्ष्म विश्लेषण और क्या पढ़े हमने, स्थूल विश्लेषण पढ़े। इन्हीं दो शब्दों से ही इन्हीं दो शब्दों से ही हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ है। वही बात यहाँ लिखी गई है, आर्थिक विश्लेषण की इन दो पद्धतियों के आधार पर अर्थशास्त्र के अध्ययन को निम्न दो भागों में बांटा गया। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र कहाँ से आया है तो आप उनको ये पूरी कहानी समझा के बता सकते हो कि ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र यहाँ से आया है। क्लियर है बात आपको। तो मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया, इसका प्रस्तावना आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे क्लास के मेन मुद्दे की तरफ, जहां पर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से। तो चलिए, क्या लिखा है हमारे पास, सबसे पहले सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ। क्या लिखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है सर, सर सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। सर ये किससे बना है, तो अंग्रेजी के माइक्रो शब्द से बना है, ये तो आपने हमें अभी बताया थे। हाँ बेटा मैंने आपको बताया था। तो जब हम अर्थव्यवस्था के एक घटक का, क्या लिखे हमने, जब हम अर्थव्यवस्था के एक घटक का व्यक्तिगत रूप से, क्या बोले हमने, जब हम अर्थव्यवस्था के एक घटक का व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म पद्धति से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था की क्या करते हैं हम, एक घटक का व्यक्तिगत रूप से और सूक्ष्म पद्धति से। क्या इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के एक घटक का व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म पद्धति से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के और भी नाम होते हैं क्या, अभी तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि, विशिष्ट, एकलक्षी, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, व्यष्टि, विशिष्ट, एकलक्षी, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिस प्रकार मानव के एक जो शरीर होता है उसमें एक एक बूंद खून की जांच करके हम संपूर्ण शरीर के बारे में क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए बेटा कि अगर कोई पेशेंट है, उसको क्या बीमारी है, तो डॉक्टर चेक करने के लिए उसका एक ब्लड का एक बूंद मतलब उसके खून का एक बूंद लेता है, उसकी जांच करके बता देता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। तो सेम हम यहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वही काम करते हैं। हम एक छोटे से घटक का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक बूंद खून की जांच करके संपूर्ण शरीर के बारे में जैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र में
अर्थव्यवस्था के एक घटक या एक परिवार या एक उद्योग, देखो यार, एक घटक, एक परिवार, एक उद्योग, मतलब छोटी चीज का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में क्या निकालने की कोशिश की जाती है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो सर, क्या हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो भी अध्ययन करते हैं वो छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं? हाँ, सही बात बोल रहे हो आप। हम यहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो भी अध्ययन करते हैं वो सूक्ष्म चीजों का करते हैं। किस क्या करते हैं? सूक्ष्म चीजों का करते हैं, और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू होगा या नहीं होगा। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति की आय है, किसी एक व्यक्ति की क्या है, आय है। हम व्यक्तियों के आय का अध्ययन करके देश के राष्ट्रीय आय के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किए, सूक्ष्म अध्ययन किए, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, स्थूल अर्थशास्त्र की तरफ। तो यहाँ पर वही बोला है कि हम यहाँ छोटे सी चीज का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरी बातें सही होंगी जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ड यूज क्या किया गया है, कोशिश करते हैं हम। तो इतना आपको क्लियर हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग या एक विशिष्ट वस्तु की कीमत का क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। क्या बोला है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग, एक विशिष्ट वस्तु और या एक विशिष्ट वस्तु के कीमत का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर आप इन सब को नाम को पढ़ोगे तो एक कॉमन वर्ड है, एक। एक क्या, विशिष्ट। तो क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सभी चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि छोटी चीजों का या किसी विशिष्ट चीज का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जो आपको यहाँ से समझेंगे कि हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में या मतलब अ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किन बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, व्यक्तिगत उपभोक्ता अपना संतुलन कैसे बनाता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता मतलब एक उपभोक्ता से, ठीक है, मतलब उपभोक्ता मतलब कौन, जो सामानों का क्या करता है, यूज करता है। जैसे अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया तो वो क्या हो गया, मैं उसका उपभोक्ता हो गया। तो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता अपना संतुलन कैसे बनाता है, इसका विचार सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उपभोग का विचार इसमें किया नहीं जाता। मतलब एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। व्यक्तिगत मांग या फिर एक उद्योग की मांग का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाएगा, लेकिन संपूर्ण उद्योगों की मांग या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग का अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा। किसी एक विशिष्ट वस्तु की कीमत का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करेंगे, लेकिन सामान्य कीमत स्तर मतलब पूरे देश की कीमत स्तर का हम अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो सर, इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, कि हम इसमें केवल एक छोटे से भाग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पूरी बातों का अध्ययन नहीं करते। तो हाँ बेटा, यही बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सभी चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि छोटी चीजों का ही क्या किया जाता है, यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। क्लियर है आपको ये बात? तो चलिए, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया, अब बात किसकी करते हैं, परिभाषाओं की। तो किसी भी एग्जाम में कम से कम दो परिभाषाओं का लिखना जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करना कि कम से कम आप कितनी परिभाषा लिखो, क्वेश्चन में दो परिभाषाएं लिखो। तो हमारे पास दो परिभाषा है। एक है प्रोफेसर के ई बोल्डिंग के अनुसार, क्या बोलना है इनका, तो इनका बोलना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र ये आर्थिक विश्लेषण का एक ऐसी शाखा है। क्या बोलते हैं ये, एक बार मेरे साथ दोहराओ आप, चलो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या आर्थिक विश्लेषण की क्या है, ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तिगत घटकों के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला है इन्होंने, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जहां व्यक्तिगत घटकों के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बड़ा सिंपल सा है, बोलो मेरे साथ आप, चलो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तिगत घटकों के आर्थिक व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग या एक बाजार आदि चीजों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है।
सभी घटक मिलकर समूह का। जैसे यहाँ पर आप बस इतनी चीजें याद रखेंगे, मेन जो चीज है वो यही है कि आर्थिक विश्लेषण में सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तिगत घटकों के आर्थिक व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग या एक भाषा। एक परिभाषा आप याद कर सकते हो, बढ़िए आराम से। दूसरी जो परिभाषा है वो हमारे पास है प्रोफेशन शुल्क के अनुसार। किसके अनुसार? शुल्क के अनुसार। इनका बड़ा सिंपल से डेफिनेशन दिया है इन्होंने और बहुत प्यारी है। एक एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण कीमत सिद्धांत है। या उपकरण की जगह बहुत बार क्या लिखा गया है? आधार भी। अब ऐसा भी ले सकते हो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य आधार क्या है? कीमत सिद्धांत है। इससे एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र रिक्त स्थान, यह सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो क्या है? कौन सा सिद्धांत? कीमत सिद्धांत। कौन सा आएगा? कीमत सिद्धांत। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले प्रस्तावना बता दिया, फिर मैंने आपको अर्थ बता दिया, और मैंने अभी आपको क्या बता दिया? परिभाषाएं बता दिया। अब चलते हैं हम इसके क्षेत्र की तरफ। क्षेत्र मतलब क्या होता है सर? क्षेत्र का मतलब होता है बेटा कि उसके अंदर किन किन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। या इसी क्षेत्र को सर पेपर में अगर क्षेत्र ना बोलकर व्याप्ति पूछे तो क्या हम यही लिखेंगे? हाँ, यही लिखेंगे। क्वेश्चन अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र पूछे या व्याप्ति पूछे, उसकी विषय सामग्री पूछे या उसकी विषय वस्तु पूछे, इन सभी वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, क्या लिखना? क्षेत्र लिखना। और सर क्षेत्र का आंसर क्या ये है? हाँ, ये क्षेत्र का क्या है? आंसर है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं, किन किन बातों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कहाँ आता है? उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला जो है, पहला क्षेत्र का जो पॉइंट है वो है वस्तु एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण का सिद्धांत। क्या लिखा है? वस्तु एवं सेवाओं के कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो आपने एक बात पढ़े होंगे कि वस्तु और और सेवाएं, वस्तु और सेवाएं, इनका जो कीमत निर्धारण होता है वो किसको देखकर होता है? मांग और पूर्ति पर। किसको देखकर? मांग और पूर्ति। सर ये तो बात समझ गई कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होंगी वो मांग और पूर्ति को देखकर होंगी। पर आप सर आपने तो यही नहीं समझा है कि मांग और पूर्ति क्या होता है। तो मांग मतलब होता है जो लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं एक ग्राहक हूं और जितनी वस्तु मैं खरीदना चाहता हूँ वो क्या हो गया? मांग। लेकिन जो विक्रेता है, सामान बेचने वाला इंसान है, और जितनी वस्तुएं बेचना चाहता है वो क्या कहलाता है? पूर्ति। सर एग्जांपल बताइए। बेटा अगर हम ग्राहक हैं, आप ग्राहक, मैं ग्राहक, हम जैसे बहुत सारे ग्राहक, और हम जिन वस्तु की, जो वस्तु खरीदने की इच्छा रखते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारी मांग। और बेटा बेचने वाला भी तो कोई इंसान होगा ना, विक्रेता भी तो होगा ना। और विक्रेता जो चीज बेचने के लिए तैयार है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ति कहा जाता है। बेटा ये याद रखना, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करती है। किस पर करती है? मांग और संतुलन, मांग और पूर्ति के संतुलन पर। जहां मांग और पूर्ति दोनों समान हो, मांग और पूर्ति क्या हो जाए? दोनों समान हो जाए, वहां कीमत का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? कीमत का। एग्जाम्पल से समझो बेटा, मान के चलो मैं ग्राहक हूँ, मैं 100 रुपए पर बेचने के लिए, मतलब खरीदने के लिए तैयार हूँ, और सामने वाला बंदा चाहता है वो 110 रुपए चाहता है। कितना रुपए चाहता है? 110। मैंने बोला 105 में दे दो, और सामने वाला बंदा जो विक्रेता है वो चाहता है 110। और मैं बोला चलो 110 में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, और सामने वाला व्यक्ति जो विक्रेता है वो भी चाहता है 110। तो बेटा उस वस्तु की कीमत क्या हो गई? 110। मतलब मैं मांग तो ये कर रहा था, लेकिन सामने वाला विक्रेता पूर्ति इतनी ही कीमत पर करने के लिए क्या था? तैयार था। तो किसी भी वस्तु की कीमत तब निर्धारित होती है जब उसकी मांग और पूर्ति दोनों क्या हो? समान हो। तो वही बात बोला है, मांग और पूर्ति का विश्लेषण कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो चलिए पढ़ लेते हैं बेटा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ये हम पढ़ते हैं कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण कैसे होती है। उसका थोड़ा एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण यह मांग और पूर्ति के संतुलन पर निश्चित होता है। संतुलन पर निश्चित होता है मतलब जहां मांग और पूर्ति क्या हो जाए? समान हो जाए, वह कीमत क्या होती है? निश्चित होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारण यह वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण यह सिद्धांत कहा जाता है।
यहाँ पर मांग और पूर्ति का विश्लेषण हम कहाँ करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, तो दूसरी चीज हमारे पास लिखी है उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण का सिद्धांत। क्या लिखा है, उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण का सिद्धांत। सर ये उत्पादन के साधन क्या होते हैं, तो बेटा उत्पादन करने में जितनी चीजों की जरूरत होती है, क्या बोला मैंने, उत्पादन करने में जितनी चीजों की जरूरत होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादन के साधन। सर बताइए क्या क्या जरूरी होता है। बेटा अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको भूमि चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है आपको, भूमि। आपको श्रम चाहिए होता है बेटा, श्रम मतलब कौन सा, लेबर बेटा, लेबर। आपको पैसा चाहिए होता है जिसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम पूंजी बुलाते हैं बेटा, क्या बुलाते हैं, पूंजी। और बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, साहसी। सर ये तीनों वर्ष को एक बार बताइए। जमीन समझता है बेटा आपको, कोई भी अगर आपको काम करना है, फैक्ट्री लगाना है तो आपको क्या चाहिए होगी, जमीन। श्रम मतलब, श्रम मतलब अगर कोई काम कराना है तो आपको मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो मजदूर हो गया बेटा श्रम आपका। पूंजी मतलब व्यवसाय को चालू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं या व्यवसाय को चलाने के लिए जो पैसा यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, पूंजी। और व्यवसाय को जो चलाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, साहसी। बेटा इस दुनिया में आपको पता है कोई भी इंसान फ्री में काम तो करता नहीं है, तो ये भी उत्पादन के जो ये चार साधन है क्या फ्री में काम करेंगे, आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। तो इसी भूमि को प्रतिफल के रूप में, प्रतिफल के रूप में मतलब बेटा बदले में, जब भूमि काम करेंगी तो बदले में कुछ तो लेंगी, और कुछ तो भी जो हम बदले में देते हैं उसे क्या वर्ड यूज करते हैं, हम प्रतिफल यूज करते हैं। तो बदले में हम भूमि को क्या देते हैं, लगान देते हैं, क्या देते हैं, लगान। या कुछ कुछ लोग इसको क्या बुला सकते हैं बेटा, किराया भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, किराया। श्रमिक को क्या देंगे हम, सर श्रमिक काम करता है इसलिए उसे पारिश्रमिक दिया जा सकता है। सर पारिश्रमिक को क्या बोल सकते हैं हम, मजदूरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मजदूरी। सर पूंजी पर क्या दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। और साहसी को क्या दिया जाता है, तो साहसी को क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। सर इतनी तो बात हमारी समझ में आ गई कि उत्पादन की जो साधन है वह है भूमि, श्रम और पूंजी और साहसी। और भूमि को दिया जाता है वो लगान या किराया होता है, श्रम को जो दिया जाता है वो पारिश्रमिक या मजदूरी होता है, पूंजी को दिया जाता है वो ब्याज होता है, और साहसी को जो दिया जाता है वो हमारा लाभ होता है। अब ये तो देना है, लेकिन कितना देना है और कैसे देना है इसका निर्धारण कहाँ होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। कितना देना है इसका निर्धारण कौन करेगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र करेगा। और इसीलिए इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या नाम से जाना जाता है, एक क्षेत्र क्या है, उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण का सिद्धांत। वही बात यहाँ लिखी है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उत्पादन के साधनों में चार उत्पादन साधनों का समावेश होता है, भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहसी। इनको प्रतिफल के रूप में क्रमशः लगान, पारिश्रमिक या मजदूरी, ब्याज और लाभ दिया जाता है। इन्हें ही प्रतिफल का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसको कितना देना है, किसको किस तरीके से प्रतिफल देना है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए उत्पादन साधनों का कीमत निर्धारण का सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र या व्याप्ति या विषय सामग्री का क्या है, एक टॉपिक है। क्लियर है आपको, तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या है, नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है आर्थिक कल्याण। क्या है, आर्थिक कल्याण। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप याद रखिएगा। जो भी हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, अर्थशास्त्र के में। अर्थशास्त्र की नहीं, एक चीज थी, एक मान्यता है। क्या मान्यता है, कि जो साधन है ना वो सीमित है। क्या है, साधन जो है ना वो क्या है, सीमित है। और इस सीमित साधनों से लोगों को अधिकतम संतुष्टि कैसे दी जाए, सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे दी जाए, मतलब सर आसान शब्दों में समझाओ, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। बेटा जो संसाधन है मतलब जो चीजें है ना वो सीमित है। क्या है, चीजें जो है हमारी क्या है, सीमित है। लेकिन बेटा जो हमारी आवश्यकताएं है मतलब हमारी जरूरतें हैं वो क्या है, असीमित है। क्या है, असीमित है। मतलब हमारी जरूरतों की कोई सीमा, मतलब आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। तो बेटा साधन तो सीमित है और आवश्यकता असीमित है, तो इनके बीच जो संतुलन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। कौन करता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को बनाने के पीछे का रीजन यही था
कि अगर हमारे साधन सीमित है तो इन सीमित साधनों का हम यूज करके अच्छा संतुष्ट जीवन कैसे जी सके, इसलिए क्या बनाया गया, अर्थशास्त्र बनाया गया। तो अर्थशास्त्र का सबसे एक जो बड़ा मूल मंत्र है वो यही है, सामाजिक आर्थिक कल्याण। क्या है, सामाजिक आर्थिक कल्याण। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसे या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। क्या होता है इसमें, तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत मुख्यतः संसाधनों के कार्यक्षम वितरण से क्या है, संबंधित है। जो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है वो संसाधनों का कार्यक्षम वितरण हो, मतलब जो संसाधन है उनका अच्छे से वितरण हो, उससे संबंधित है। इनका मानना यह है कि अगर संसाधनों का उचित वितरण हुआ तो संपूर्ण समाज में महत्तम संतुष्टि प्राप्त होगी। मतलब समाज, अगर जो चीजें बांटी गई, संसाधन अगर सभी लोगों को जितने मिलने चाहिए थे उतने मिल गए हैं, मतलब संसाधनों का जो वितरण हुआ है वो अच्छा हुआ है, तो जो समाज होगा ना संपूर्ण, उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। कैसे, क्या मिलेंगी, अधिकतम संतुष्टि मिलेंगी। तो ये कहा जाएगा कि जो वितरण था वो कैसा हुआ है, कार्यक्षम हुआ है। संसाधनों के कार्यक्षम वितरण के के कारण समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण का उद्देश्य क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। जब समाज में जो संसाधन होते हैं लोगों को अगर पूरे पूरे मिल जाते हैं तो ये माना जाता है कि आर्थिक कल्याण हो गया है समाज का। तो जो समस्याएं आती है संसाधनों के वितरण में, उसको सॉल्व करने में सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक बड़ा मुद्दा आर्थिक कल्याण का क्या है, सिद्धांत भी है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किए, तो यहाँ पर हमने कवर किए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रस्तावना पढ़ी हमने, अर्थ पढ़ी, परिभाषा पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने उसके क्षेत्र के बारे में पढ़े। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है। विशेषता मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आपकी विशेषता क्या है, तो आप बोलेंगे सर हम बड़े होशियार बच्चे हैं, हम हर दिन पढ़ते हैं। क्या बोलोगे आप, कि सर हम होशियार बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। तो मैं बोलूंगा बड़ी अच्छी बात है बेटा, आप हर दिन पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो वही चीज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, पर हम आपकी विशेषताओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे बेटा। किसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। तो क्या है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, सर है पहला है विशिष्ट घटक का अध्ययन। क्या है, विशिष्ट घटक का अध्ययन। बेटा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। क्या लिखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जो छोटे छोटे घटक होते हैं, तो छोटे छोटे घटक मतलब क्या, एक बाजार, एक उद्योग या एक व्यक्ति, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। आई क्या बात समझ में बेटा, जी सर, आप बोलोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन नहीं किया जाता। हम पूरे अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पूरा नहीं पढ़ते, बल्कि हम उसके जो विशिष्ट घटक होते हैं उनका क्या करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी हमारा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था होती है हमारी, टोटल पूरा देश, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उसका अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं करते, लेकिन जो विशिष्ट घटक होते हैं उनका हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। मतलब वो डीपली हम उन चीजों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और फिर हम उसके आधार पर क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसके आधार पर क्या निकालते हैं हम, निष्कर्ष। हमने क्या बोले बेटा, आप समझो बात को। हमने बोले कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या बोला हमने, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उन छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था के जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसके विशिष्ट घटकों का हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। जो विशिष्ट घटक होंगे उनका क्या करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन। मतलब बहुत बारीकाई से पढ़ेंगे, मतलब आराम से पढ़ेंगे। और फिर हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे मान के चलिए हम किसी एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का मांग का अध्ययन करते हैं। हम संपूर्ण मांग का अध्ययन नहीं करेंगे, हम किसी व्यक्ति की मांग का अध्ययन करेंगे और फिर हम संपूर्ण बाजार मांग का क्या लगाएंगे, अनुमान निकाल लगाएंगे। हम फिर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर एक व्यक्ति की मांग बढ़ जाती है तो हम बोलेंगे बाजार मांग भी बढ़ सकती है। अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम किसी सूक्ष्म घटक का
मतलब किसी एक विशिष्ट घटक का सूक्ष्म अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने की क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा विशिष्ट घटक के अध्ययन से समूह संतुलन का अध्ययन। नाम याद रखिए पॉइंट का, क्या नाम है? विशिष्ट घटक के अध्ययन से समूह संतुलन का अध्ययन। इसमें क्या आता है सर? इसे आंशिक संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को क्या नाम से जाना जाता है? आंशिक संतुलन। क्या नाम से जाना जाता है? आंशिक संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट घटक के अध्ययन से समूह संतुलन का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम विशिष्ट घटक के अध्ययन से समूह संतुलन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या लाइन लिखी गई है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट घटक के अध्ययन से समूह संतुलन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संतुलन करता है। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय सीमित है, मतलब वो पैसा कम कमाता है, लेकिन अधिकतम संतुष्टि मिले उसको, अधिकतम उसको फायदा मिले, उसके जो किस प्रकार से संतुलन बनाता है, इसका अध्ययन हम क्या करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। जैसे यहाँ एक और लिखा है, एक बाजार अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से संतुलन बनाता है, इसका अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। मतलब यहाँ हम समूह संतुलन की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? समूहों के संतुलन के बारे में। जैसे हम यार छोटी सी चीज का अध्ययन करेंगे, मतलब जैसे कि अगर एक उपभोक्ता है, उसकी आय कम है, लेकिन उसको अगर संतुलन बनाना है तो वो किस प्रकार से संतुलन बनाता है जिससे कि वो अपनी सीमित आय में अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? विशेषता है। यही लिखा है, इस प्रकार के व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर बाजार या उद्योग के समूह संतुलन का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत अध्ययन करके हम क्या करते हैं? जो बाजार या उद्योग होता है उन समूहों के संतुलन का भी क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कीमत सिद्धांत मुख्य आधार। हमने जब ऊपर में पढ़े थे तो आपने देखे थे कि किसी भी वस्तु में निर्धारण के लिए, मतलब कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना जरूरी था। किसका विश्लेषण करना जरूरी था? मांग एवं पूर्ति का विश्लेषण करना जरूरी था। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो कीमत सिद्धांत होता है, जो हमारा क्या होता है? कीमत सिद्धांत होता है, वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य आधार है। क्या है? मुख्य आधार है। और मुख्य आधार है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसके अंदर हम? तो यहाँ हम लिखेंगे, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर ये सहकारण में आता है, किस में आता है? सहकारण में आता है। सहकारण मतलब क्या? आपको आंसर को लिखना है कि सत्य है कि असत्य है, पर कारण के साथ लिखना है। तो जैसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मुख्य आधार जो है वो कीमत सिद्धांत है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ये मान्यता है कि उत्पादन के साधन क्या है? सीमित है, और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार वितरण किया जाए, यह प्रमुख समस्या होती है। इनका मानना है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसकी मान्यता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। क्या बोला है? कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या है? सीमित होते हैं। तो इन साधनों का वितरण कैसे किया जाए, मतलब किस प्रकार इसको बांटा जाए, यह प्रमुख समस्या रहती है। और इन संसाधनों के, इसलिए हम इन संसाधनों का क्या करते हैं? सापेक्षिक कीमत निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? सापेक्षिक कीमत निर्धारण करते हैं, मतलब एक अनुमानित कीमत निर्धारण करते हैं, और उसके आधार पर हम संसाधनों का क्या करते हैं? वितरण करते हैं। इसलिए कीमत सिद्धांत जो है वो क्या है? मुख्य आधार है। इस बात को समझो बेटा। हमने बोले कि जो साधन है वो सीमित है। क्या है? साधन जो है वो क्या है? सीमित है। और इन सीमित साधनों का वितरण कैसे करना है, ये प्रमुख समस्या रहती है, ऐसा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मान्यता है। उत्पादन के जो साधन है सीमित है, और इनका वितरण कैसे करना एक प्रमुख समस्या रहती है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उन वस्तुओं का सापेक्ष कीमत निर्धारण किया जाता है। क्या निर्धारण किया जाता है? सापेक्ष कीमत का। ठीक है, एक अनुमानित कीमत निकाली जाती है, और उसके आधार पर क्या किया जाता है? फिर संसाधनों का वितरण किया जाता है। तो कीमत निर्धारण में कौन इंपॉर्टेंट रहा आपका? अगर आपको सापेक्ष कीमत निर्धारण करना है तो आपको कीमत सिद्धांत का यूज करना पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कीमत सिद्धांत है। कौन है? कीमत सिद्धांत है। क्लियर है आपको ये बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मांग और पूर्ति का विश्लेषण। आपको अभी बताया गया थोड़ी देर पहले भी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है।
अगर किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और जब मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो वही बात यहाँ बोला है। वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, तो उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करती है। ये लाइन याद रखना। वस्तु की मांग, सामान को खरीदना या नहीं खरीदना है, किस पर डिपेंड करेगा, उपभोक्ता के व्यवहार पर। और सामान को बेचना या नहीं बेचना, मतलब पूर्ति जो होती है उत्पादन की लागत या उत्पादक के व्यवहार पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या खरीदना है वो कौन डिसाइड करता है, उपभोक्ता। और बेचना है या नहीं बेचना है वो कौन डिसाइड करता है, उत्पादक। इसलिए जो मांग होती है वो किस पर निर्भर करती है, उपभोक्ता पर। और जो पूर्ति होती है वो किस पर डिपेंड करती है, विक्रेता पर, कि बेचना है या नहीं बेचना। इस कारण से मांग और पूर्ति का यह नियम जो है वो कीमत सिद्धांत के क्या है, दो उपविभाग है। मतलब कीमत सिद्धांत के दो भाग है, मांग और पूर्ति। इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। फिर जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यह महत्व की शाखा, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसकी एक शाखा क्या है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्या लिखा है हमारे पास, कल्याणकारी अर्थशास्त्र यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें विशिष्ट वस्तु की कीमत निश्चित करते समय विभिन्न साधनों का वितरण कार्यक्षम हुआ है या नहीं, यह स्पष्ट किया जाता है। जब भी हम किसी वस्तु की कीमत निश्चित करेंगे, तो जो हमारा संसाधनों का वितरण हुआ है वो कार्यक्षम, मतलब अच्छी से हुआ है या नहीं हुआ है, यह देखा जाता है। और ये माना जाता है कि अगर साधनों का वितरण यानी संसाधनों का वितरण अगर अच्छे से हुआ है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होगी। क्या होंगी, अधिकतम संतुष्टि की क्या होंगी, प्राप्ति होती है। और साधनों का वितरण अगर कार्यक्षम नहीं हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में, समाज में एक कल्याण की स्थिति नहीं है। तो यही बात याद रखी है। तो साधनों का वितरण पूर्ण पूर्ण कार्यक्षम से हुआ है, ऐसा कहा जाएगा जब अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो अधिकतम संतुष्टि ये अर्थशास्त्र के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। लोगों को संतुष्टि का मिलना क्या है, जरूरी है। इस पॉइंट में एक मेन जो बात है जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर साधनों का वितरण कार्यक्षम हुआ है, मतलब लोगों तक साधन अगर पहुंच पाए हैं, मतलब संसाधन जो थे हमारे पास वो लोगों तक पहुंच गए हैं और लोगों को इससे संतुष्टि प्राप्त हुई है, तो माना जाता है, मतलब संसाधन अगर पहुंच गए तो संतुष्टि प्राप्त हुई। बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है। अगर संसाधनों का वितरण अच्छे से हुआ तो लोगों को संतुष्टि मिलेगी। और अगर संसाधनों का वितरण सफलतापूर्वक नहीं हुआ है, कार्यक्षमता पूर्वक नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि लोगों में अभी तक असंतुष्टि है, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। और एक लास्ट विशेषता हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो पूर्ण रोजगार, स्वतंत्र बाजार आदि मान्यताओं पर क्या है, आधारित है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है, ये उपरोक्त दोनों मान्यताओं पर आधारित है। पूर्ण रोजगार और क्या, स्वतंत्र बाजार, इन मान्यताओं पर क्या है, आधारित है। और आधारित होने का मतलब क्या है कि अगर ये चीजें फॉलो हुई तो ही ये नियम लागू होते हैं। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो इन मान्यताओं के पूरा होने पर ही लागू होते हैं। अगर ये मान्यता पूरी नहीं हुई तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नियम जो होंगे वो लागू नहीं होते। अगर यहाँ पर हम आपको पढ़ के सुनाए तो क्या लिखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विश्लेषण उपरोक्त दोनों मान्यताओं पर क्या है, आधारित होता है। इस कारण संसाधनों का वितरण अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार किया जाए, यह समस्या उत्पन्न होती है। जैसे देखो एक्चुअली ये लाइन जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये लाइन इसकी नहीं है, पॉइंट नंबर 6 की। चलो चलिए जी, अब बस ये याद रखिए, पूर्ण रोजगार और स्वतंत्र बाजार मान्यताओं पर क्या है, ये आधारित है। अब देखिए ये मान्यताएं मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी नियम लिखते हैं ना, तो उसकी मान्यताओं के बारे में पहली बात की जाती है। तो नियम तभी लागू होते हैं जब ये मान्यताएं क्या होती है, पूरी होती है। तो ये याद रखिए कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नियम है वो विभिन्न मान्यताओं पर क्या है, आधारित है। अगर वो नियम, मतलब ये मान्यता अगर पूरी होती है तो ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो नियम होंगे वो क्या होंगे, लागू होंगे। अगर ये मान्यता पूरी नहीं हुई तो जो नियम होंगे वो लागू होने वाले नहीं है। अगर मान्यताएं लागू तो नियम लागू, मान्यताएं लागू नहीं हुई तो नियम भी लागू नहीं होंगे। मतलब हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार या स्वतंत्र बाजार और ऐसे अनेक मान्यताओं पर क्या है, ये
आधारित है। चलो, तो यहां तक हमने क्या कवर किए, आज हमने टोटल ही पढ़े सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़े? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। तो आई होप सो ये जो हमारी लगभग 1 घंटे के आसपास की जो क्लास हुई है वो आपको क्या हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना भी चालू करके अभी खत्म भी कर दिया। और मैंने बाद में बोला था कि आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप इसको जल्दी से क्या कर सकते हो, आप रिवाइज भी कर सकते हो कि पूरे पॉइंट्स क्या थे। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, उपयोगिता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता विश्लेषण। ये वाला जो टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बनिए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे यूं ही कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए और अपने नंबर्स बढ़ाते रहिए और नॉलेज को गेन करिए। तो चलिए, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही।